सेंट्रल क्वेश्चन जो जो आपके आने वाले सारे सवालों को इनकम्पस कर लेगा, अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। फिर आप उस क्वेश्चन से नीचे उसके सब क्वेश्चंस निकालते चले जाते। फिर आप चाहे मैंने आपको बताया था, शुरू से बताया था कि जब आप सब क्वेश्चंस बनाते हैं या आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे या इंटरव्यू गाइड भी बनाएंगे तो आपने सोशो इकोलॉजिकल मॉडल के जो लेवल्स हैं उनको कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। और वो आपको सोशो इकोलॉजिकल मॉडल याद है कि इंडिविजुअल लेवल है, और फिर इंटरपर्सनल या फैमिली है, फिर उसके बाद कम्युनिटी है, फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, और फिर पॉलिसी लेवल है या गवर्नमेंट लेवल है, और एक और लेवल है जो ग्लोबल लेवल है। और अब आपके ऊपर है कि आप जो इंडिविजुअल के बाद फैमिली लेवल, और उसके बाद कम्युनिटी के अंदर किस किस को लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस को लेते हैं, गवर्नमेंट में किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक के अंदर, और ग्लोबली किस तरह कौन सी चीज़ों को किस तरह के ग्लोबल लेवल पे क्या पॉलिसीज हो रही हैं, क्या डोनेशंस हैं, क्या फंड्स हैं, क्या ग्रांट्स हैं, जो WHO है, या अगर बच्चों से रिलेटेड कोई है तो यूनिसेफ है, या कोई इस तरह की जो नेशनल या ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनका क्या टेक है इसके ऊपर, या वो उनका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, या वो, तो यू कैन ऑलवेज ये जो सब एरियाज होंगे ये आपके सब क्वेश्चंस के अंदर आ जाए, ठीक है। सो एक होता है सेंट्रल क्वेश्चन, और एक होता है या उस सेंट्रल क्वेश्चन को ग्रैंड टूर क्वेश्चन भी कहा जाए, और उससे नीचे ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं सब क्वेश्चंस, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपना रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको अच्छे तरीके से वो बनाएं, ठीक हो गया। सो क्वेश्चन कैसे अच्छा बनेगा कि जब आपके टाइटल के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एक अच्छे टाइटल के अंदर होनी चाहिए वो इंक्लूडेड, क्योंकि आप अपने टाइटल से ही पर्पस स्टेटमेंट और टाइटल से ही आप अपना जो प्राइमरी क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन या सेंट्रल क्वेश्चन या ग्रैंड टूर क्वेश्चन, वो आप अपना बनाते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? यस मैम। वही बात है जो मैं आपसे करी हुई जो स्लाइड्स में आगे, ठीक है। ये बस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये वही बात मैंने उसने कही है कि जी आपको एरिया, वो जो हमने शुरू से बात की थी कि एरिया इंपॉर्टेंट है और फिर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाना है, जो कि मैंने अभी आपसे शेयर किया कि कैसे रिसर्च क्वेश्चन अच्छा बनेगा। कि अगर आपका टाइटल शुरू से, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर कोई चीज इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट या मोर इंपॉर्टेंट नहीं, इज एग्जैक्टली लाइक मेकिंग अ बिल्डिंग। तो ब्रिक बाय ब्रिक जैसे बिल्डिंग बनती है, तो एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक है, सो आप पीछे वाली ब्रिक को छोड़ के ऊपर वाली ब्रिक नहीं रख सकते। तो टाइटल अच्छा होगा तो उससे पर्पस स्टेटमेंट बनेगी, और टाइटल अच्छा होगा तो उससे रिसर्च क्वेश्चन अच्छा बनेगा। सो हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, हर चीज को समझना और उसको रिलेट करना इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है जी। अब आपको ये मैं बताती हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी। ये अभी जो मुश्किल टर्मिनोलॉजीज होंगी उनको अभी आपने ज्यादा आपने उस पर परेशान नहीं होना कि ये क्या है बेसिकली। अब यहाँ पर वी वुड जस्ट स्किप द, मैं अब आपको बताऊंगी कि रिसर्च क्वेश्चंस की टाइप्स क्या हैं। तो जो मैं अभी आपको कह रही थी, यहाँ तक तो समझ आ गया कि एक ग्रैंड टूर क्वेश्चन होता है और एक सेंट्रल क्वेश्चन होता है। ग्रैंड टूर ओब्लिक सेंट्रल क्वेश्चन, और एक उसके सब क्वेश्चंस होते हैं। और सेंट्रल क्वेश्चन जो कि पूरा इनकम्पस करता है द होल टॉपिक, और सब क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि सोशो इकोलॉजिकल, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो सोशो इकोलॉजिकल मॉडल जो है, ये लेवल्स को जो स्टेक होल्डर्स है सोसाइटी के, उन सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको एड्रेस करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन जो है रिसर्च क्वेश्चन को ना तो बहुत ब्रॉड होना चाहिए और ना ही उसको बहुत नैरो होना चाहिए। अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये एक क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल सेल्फ हार्म। इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करें आप सब लोग, ओपन फॉर द हाउस टू कमेंट, व्हाई डू पीपल सेल्फ हार्म। मैम टू नैरो। टू मैम टू ब्रॉड। टू ब्रॉड। टू ब्रॉड। व्हाई डू पीपल सेल्फ हार्म, इसका क्या मतलब, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। कौन से लोगों की एक्सप्लेन नहीं हुआ बस में, कौन लोगों की बात हो नहीं है, किस एज ग्रुप की बात हो रही है, किस स्टडी सेटिंग की बात हो रही है, किस स्टडी डिजाइन की बात हो रही है, कहाँ पर, मतलब आपको एब्सोल्युटली कुछ क्लू नहीं मिलता है इसके अंदर कि ना पॉपुलेशन है, ना डिजाइन है, ना सेटिंग है, ना सेल्फ हार्म। सिर्फ आपको एक जो सेंट्रल फिनोमेना है वो आपको पता चलता है, बाकी आपको इस तरह कुछ भी नहीं पता चल रहा कि ये दैट इज टू ब्रॉड अ क्वेश्चन। तो आप उसके बजाय
देखिए अब सवाल देखिए, वही सवाल, व्हाट आर द रीजंस फॉर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स इन अमंग एडोलेसेंट्स। अभी ये बेहतर हो गया, अब इसके ऊपर कमेंट करें जी। रीजंस, व्हाट आर द रीजंस फॉर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स, गिवन को छोड़ दें, अमंग कर दें, व्हाट आर द रीजंस फॉर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स अमंग एडोलेसेंट्स। इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करें, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, सब कुछ पूरा है, नहीं है तो क्या नहीं है तो क्या है, कमेंट करें। मैम इसमें एडोलेसेंट्स को ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते। अच्छा मैम लाइक प्रोफेशनली या एथिकली या एज ग्रुप में भी इसको मतलब स्पेसिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। अच्छा तो बेटे इसमें स्टडी सेटिंग है, किधर के एडोलेसेंट्स की, पाकिस्तान की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, बांग्लादेश की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, किधर की बात हो रही है? स्टडी डिजाइन क्या है? कोई ऐसा की टर्म, कोई लफ्ज, कोई जिससे हमें पता चले कि कोई ऐसा वर्ड, कोई की वर्ड पता चले जिससे कोई इसका क्लू मिले। ऑफ कोर्स ये उससे बेहतर है कि व्हाई डू पीपल सेल्फ हार्म, लेकिन आपको इसमें स्टडी सेटिंग नहीं मिल रही। ठीक है कि आपको इसमें स्टडी पॉपुलेशन मिल गई है। यस मैम, स्टडी पॉपुलेशन बस मेंशन्ड है मैम, मगर स्टडी डिजाइन और स्टडी सेटिंग दोनों है। स्टडी सेटिंग नहीं है और आपको सेंट्रल फिनोमेना नजर आ रहा है कि सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर नजर आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको देखें, इनको कमेंट करें। दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। दीज आर एक्चुअली द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू शुड बी फोकसिंग ऑन। ठीक है जी। अच्छा, ये एक और एग्जांपल देखिए, ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोजा दो मेन जो डिसऑर्डर्स हैं वो हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर एक बात करना चाह रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, इज एनोरेक्सिया रिप्रेजेंटेड एज अ फीमेल एडोलेसेंट कंसर्न इन टीन मैगजीन्स इन द यूके। अब इसके नीचे तो सारी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन आप खुद इसको पढ़े। इज एनोरेक्सिया रिप्रेजेंटेड एज अ फीमेल एडोलेसेंट कंसर्न इन टीन मैगजीन्स इन यूके। क्या क्या है पहले इसमें ये बताएं मुझे। मैम इसमें स्टडी सेटिंग दी हुई है, इसने यूके को मेंशन किया हुआ है। स्टडी पॉपुलेशन है, स्टडी पॉपुलेशन फीमेल एडोलेसेंट्स। ठीक है, सेंट्रल फिनोमेना भी है। यस मैम, फीमेल मैम एनोरेक्सिया जो है वो सेंट्रल फिनोमेना है। फिनोमेना, ठीक है। अब अगर तो रिसर्चर जो है उसका पर्पस था ईटिंग डिसऑर्डर्स को, ठीक है ना, अगर उसका पर्पस था, लेकिन आप ये देखें कि ये हमें जो अगर तो उसका पर्पस था कि सिर्फ वो फीमेल्स को ही देखना चाह रहा है या देखना चाह रही है रिसर्चर, फिर तो ठीक है। लेकिन ये इंतहाई आई वुड से कि बायस्ड और लीडिंग किस्म का सवाल है, जिसमें ये पहले से शुरू से पढ़ने वालों को ये उनके जहन में डाल रहा है कि एनोरेक्सिया जो है वो सिर्फ फीमेल एडोलेसेंट कंसर्न है। ठीक है, आप इसको, मैं आपको कह रही हूँ कि इसको हर एंगल से देखें और इसको डिस्कस करें कि कहता है कि मतलब सिर्फ टीन में ये कॉमन है, चलो ठीक है, लेकिन वाई ओनली फीमेल्स, वाई नॉट कि ओनली कहता कि एनोरेक्सिया रिप्रेजेंटेड एज एन एडोलेसेंट कंसर्न इन टीन मैगजीन्स। आई वांट यू टू कमेंट ऑन ईच एंड एवरी वर्ड, इसको देखें और इसको क्रिटिकली एनालाइज करें कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो होनी चाहिए या जो नहीं होनी चाहिए, या जो आपको गलत लगती है। कि मैंने आपसे डे 1 से कहा है कि क्वालिटेटिव के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको लीड करे पढ़ के किसी चीज की तरफ। रीडर को मैम ये जो टीन है या फीमेल है, क्या हम इसे कोहार्ट के तौर पे ले सकते हैं कि एथनोग्राफी के तारीफ बिल्कुल। यस ऑफ कोर्स, एक्सीलेंट बेटे, आपने बहुत अच्छे एक एंगल से इसके ऊपर एक और कमेंट किया कि अगर हम ये जो रिसर्च क्वेश्चन हो तो इसका स्टडी डिजाइन क्या हो। तो अगर हम टीन फीमेल्स को लेते हैं
तो हमारा ये एथनोग्राफी बन सकता है। लेकिन अगर हम वो सारी जो कि एनोरेक्सिया को एक्सपीरियंस करती हैं या ईटिंग डिसऑर्डर्स को, उसको एक्सपीरियंस को हम ले लेते हैं, तो इसको फिनोमिनोलॉजी भी किया जा सकता है। इसको ऑफ कोर्स हम जो है वो केस स्टडी नहीं करेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, लेकिन इसको ग्राउंडेड से भी किया जा सकता है, इसको एथनोग्राफी से भी किया जा सकता है, इसको फिनोमिनोलॉजी से भी किया जा सकता है, और इसको नैरेटिव से भी किया जा सकता है। वो बच्चियां या वो टीन या वो एज वाली कुछ मिडिल एज में आके, मतलब 30s में आके या कुछ, कि वो जिनको था पहले और अब उनको नहीं है, और उसको नहीं है या है, उसको लेके वो आगे क्या, तो इट कैन बी अ नैरेटिव एज वेल। सिर्फ इसके अंदर आपको केस स्टडी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कॉमन चीज है, अनयूजुअल चीज नहीं है ईटिंग डिसऑर्डर का होना। ये बात समझ आई सबको मेरी, जो मैंने बात की है इसके ऊपर, चारों पांचों रिसर्च स्टडी डिजाइन से जो कमेंट किए? यस मैम। ठीक है, तो आप देखें कि इसको अगर 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 सिर्फ, तो मतलब देखें कि इसने बहुत अगर वो रिसर्चर जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर बात करना चाहता, तो फिर सिर्फ एनोरेक्सिया की बात ना करता, फिर वो कहता है कि आर ईटिंग डिसऑर्डर्स रिप्रेजेंटेड एज फीमेल एडोलेसेंट कंसर्न्स इन टीन मैगजीन्स, कि अगर वो बाद में सिर्फ एनोरेक्सिया नहीं बल्कि बुलिमिया को भी लेना चाहेगा। देखो उसने कहा है कि इन इज एनोरेक्सिया रिप्रेजेंटेड अ फीमेल एडोलेसेंट कंसर्न इन टीन मैगजीन इन यूके इज टू स्मॉल अ रिसर्च टॉपिक इफ यू वांट टू डिस्कस बुलिमिया और एनोरेक्सिया इन मेल्स और एनोरेक्सिया इन मिडिल एज। तो अगर आपका बाद में इफ यू फील लाइक, या आप फील्ड में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप मेल्स को भी इंक्लूड कर लें, या आप अपना एज ग्रुप बढ़ाना चाहें, तो उधर ये टॉपिक बहुत ज्यादा नैरो है। फिर आप सिर्फ फीमेल्स ना लें, आप अमंग एडोलेसेंट्स कर लें इन टीन मैगजीन, और एडोलेसेंट चलो टीन मैगजीन रह जाए, लेकिन यहाँ से ईटिंग डिसऑर्डर्स कर लें, सिर्फ एनोरेक्सिया न लें। क्या पता आपको एनोरेक्सिया के अलावा बुलिमिया भी मिल जाए। ये बात आपको समझ आई? यस मैम। ना तो बहुत ब्रॉड हो कि जैसे वो उसने अभी कहा था कि व्हाई डू पीपल सेल्फ हार्म, और ना तो इतना नैरो हो जाए कि अगर आप उस इतना नैरो हो जाए कि उसके अंदर आप कुछ और कुछ और लोगों को, डिफरेंट एज ग्रुप को या डिफरेंट डिजीजेस के लोगों को शामिल बीच में करना चाहें, तो आप उनको कर ही ना सकें। तो इट शुड बी एन आइडियल, इट शुड बी एन ऑप्टिमम स्टडी डिजाइन, जिसके अंदर स्टडी पॉपुलेशन भी आपकी एक रीजनेबल एक्सेप्टेबल ऑप्टिमम एज ग्रुप के अंदर हो, मेल फीमेल दोनों आइडियली ले ले। इसीलिए कहते हैं कि जब 7, 8 का 9 का अगर आपका डेटा होता है क्वालिटेटिव के अंदर, जिसमें आपने डेटा कलेक्शन, तो उसके अंदर भी आपको आइडियली अपना डाइवर्स डेटा लेना होता है। कि अगर आपने लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, कि अगर आपने जैसे, अगर आप में से किसी ने ये एनोरेक्सिया के ऊपर, अगर आप में से किसी ने ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर कोई क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैंने आपको कहा, मैं जैसे आपसे शेयर कर रही हूँ कि अभी हम क्योंकि बिल्कुल एमेच्योर्स हैं और हम अभी रिसर्च सीख रहे हैं, ठीक है, तो हम, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा होता है, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं आमतौर पे, और आमतौर पे सैचुरेशन भी आ जाती है 8, 9, 10, 11 रिस्पॉन्डेंट्स के बाद, ठीक है। सो हम 8, 9, 10 लोगों का डेटा जब लेंगे, तो हम उन 8, 9 में भी मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास मेल भी हो, हमारे पास फीमेल्स भी हो, हमारे पास जो है वो बहुत हाई इनकम से भी हो, हमारे पास मिडिल इनकम से भी हो, ठीक है, और हमारे पास ऐसे भी हो जिनको अभी भी है, और हमारे पास ऐसे भी हो जिनको पहले था और जिन्होंने छोड़ दिया है। तो आप देखें कि एक ही प्रॉब्लम को लेके हमने 8-9 लोगों के अंदर कितनी डाइवर्सिटी हम लेकर आए। आपको उसमें जब आप अपना डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करेंगे, तो आपको उनमें फिर उसकी ब्यूटी क्या होगी कि आपको सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी और आपको डिफरेंसेस भी मिलेंगे। समझ आई बात की? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके ओके, ये मैं फालतू चीजें जो है छोड़ दूंगी। हाँ, ये मैंने अभी आपसे बात की है कि सेंट्रल क्वेश्चन और सब क्वेश्चन, ये मैंने आपसे सारी बात कर ली है। एक और चीज यहाँ पर बताऊंगी, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ, एक होता है सेंट्रल क्वेश्चन और एक होता है सब क्वेश्चन। फिर मैंने आपको बताया सेंट्रल क्वेश्चन का दूसरा नाम साथ होता है ग्रैंड टूर क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक टाइप, अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, इसको गौर से सुनिएगा। आपकी किताब के अंदर शुरू के जो चैप्टर है उसके अंदर एक और 2 जो टाइप्स लिखी हुई है क्वेश्चंस की, वो है इशू क्वेश्चंस, ISSUE, इशू क्वेश्चंस। इशू क्वेश्चन जो है वो आपके जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है,
जो भी आपका टॉपिक है, जैसे भी मैंने आपको कहा ना कि आपने अपने सेंट्रल क्वेश्चन में से सब क्वेश्चंस निकालने हैं, और वो सब क्वेश्चन आपके सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल होता है, उसके लेवल्स होते हैं। इसी तरह एक और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो 2 टाइप्स हैं रिसर्च क्वेश्चन की, जिसमें एक होता है इशू क्वेश्चन, वो यही है सब क्वेश्चंस, कि आपने उस इशू में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, उस टॉपिक से रिलेटेड आप रिस्पोंडेंट से सारी चीजें, रिलीजियस, कल्चर से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, वो सारे के सवाल सारे के सारे आप उससे पूछ रहे होते, वो होते हैं इशू क्वेश्चंस या टॉपिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इशू क्वेश्चंस या टॉपिकल क्वेश्चंस वो हैं जो कि एक रिसर्चर अपने रिस्पोंडेंट से पूछता है रिलेटेड टू क्या, कि उसका सोशो इकोनॉमिक, उसका कल्चर, उसकी जो रिलीजियस, उसके पॉलिटिकल, उसके जो जिस सोसाइटी में है वहाँ पर जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो उसकी जो उस कंट्री की जो पॉलिटिकल, उससे रिलेटेड जो भी उसकी जो पर्सपेक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, ये सारी चीजें जो यानी कि सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल के जो स्टेक होल्डर्स के जो लेवल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इशू या टॉपिकल क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। और इसकी दूसरी टाइप क्या है, वो कहते हैं, उनको कहते हैं प्रोसीजरल क्वेश्चंस। ये प्रोसीजरल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ये रिस्पोंडेंट, ये जो रिसर्चर होता है, ये अपने आप से पूछता है। ये क्या पूछता है अपने आप से कि क्या मैंने टाइप, और ये आप अपनी रिसर्च के अंदर लिखते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, कि प्रूफ होता है, एक एविडेंस होता है आपके एग्जामिनर के लिए भी, आपके सुपरवाइजर के लिए भी, पढ़ने वालों के लिए भी, जिनको थीसिस जब आप डालते हैं, जब आप फाइनली आप अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो आपने देखा होगा पूरे थीसिस इंटरनेट के ऊपर पड़े होते हैं, आप उनमें देखें, आपको इशू क्वेश्चंस भी मिलते हैं, प्रोसीजरल क्वेश्चन मिलते हैं। और ये प्रोसीजरल क्वेश्चंस क्या होते हैं, अपना जो रिसर्चर होता है वो अपना शुरू से अपना एनालिसिस करता है, मैंने टाइटल ठीक बनाया था, डिड आई मेक द टाइटल वेल, was my research, was my central phenomena appropriately placed in my title। यानी क्या, शुरू से जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एरिया सही चूज किया, फिर मेरा टाइटल ठीक था, मेरा सेंट्रल फिनोमेना वाज इट अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड इन माय टाइटल, वाज माय पर्पस स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली मेड, माय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, उसके बाद वाज माय डेटा कलेक्शन अप्रोप्रिएट, मैंने इन डेप्थ इंटरव्यू ठीक किए थे, मेरा टाइम जो इनअप्रोप्रिएट, जो मेरा जो डेटा कलेक्शन का टाइम था इन डेप्थ इंटरव्यूज का, क्या मैंने उसको स्टैंडर्डाइज किया था, क्या मैंने डेटा कलेक्ट करके एनालाइज ठीक किया, एनालिसिस का जो प्रोसीजर था जब मैंने डेटा एक्सट्रैक्शन की, क्या मैंने उसको ठीक तरीके से किया था, क्या मैंने डेटा को इंटरप्रेट ठीक किया था, क्या मैंने डेटा को प्रेजेंट ठीक तरीके से किया था, क्या मैंने डेटा की इंटरप्रिटेशन आखिर में ठीक तरीके से की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसर्च टाइटल टिल द एंड वो अपने आप को असेस कर रहा होता है और एवेलुएट कर रहा होता है। दीज आर ऑल नोन एज द प्रोसीजरल क्वेश्चंस। तो ये 2 टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस भी हैं जो किताब में आपकी दिए हुए हैं। एक होते हैं इशू क्वेश्चंस जो रिस्पोंडेंट से पूछे जाते हैं, ये वही हैं जो सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल के डिफरेंट लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इशू क्वेश्चंस को टॉपिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं प्रोसीजरल क्वेश्चंस, वो रिसर्चर अपने आप से करता है, अपने आप अपना एनालिसिस, अपने जो रिसर्च पूरी उसने की है उसको एनालाइज करता है, उसको एवेलुएट कर रहा, तो वो होते हैं प्रोसीजरल क्वेश्चंस। तो आपने 2 तरह के क्वेश्चंस की टाइप्स पढ़ ली, एक हो गई सेंट्रल क्वेश्चन या ग्रैंड टूअर क्वेश्चन, और दूसरा उसके साथ है सब क्वेश्चंस, और एक आपने पढ़े हैं इशू और टॉपिकल क्वेश्चंस, और उसके साथ हो गए प्रोसीजरल क्वेश्चंस। और अब भी आप साथ साथ में एग्जांपल्स बता रही हूँ कि रिसर्च क्वेश्चन बहुत नैरो नहीं होना चाहिए और बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपसे थोड़े से कमेंट्स लूंगी कि अब आप ये देखें क्वेश्चन, ये देखें टू जनरल क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। अभी ये क्या सवाल है, आप मुझे बताएं, इसमें आपको क्या पता चलता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कुछ पता चलता है, डू यू गेट एनी क्लू व्हाटसोएवर, व्हाट इज गोइंग ऑन? No, ma'am. No, ma'am. किस चीज की बात हो रही है, ये कहाँ की बात हो रही है, ये मतलब नो आइडिया। अब आगे देखिए कि जो उसको इम्प्रूव किया गया है कि ये बेसिकली किसी स्कूल की एनवायरनमेंट की, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, जहाँ कोई करिकुलम्स की बात हो रही है, जहाँ कोई एजुकेशन कमेटी की बात हो रही है, कोई क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोसेस, लेट्स आस्क यू अ क्वेश्चन। पहले मैं ये सवाल पूछती हूँ और फिर देन आई लिख पढ़ती हूँ एंड देन आई आस्क यू द क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस, what is the process being used by the general education committee at the liberal arts school? एक स्कूल है जिसके अंदर एक एजुकेशन कमेटी है, उन्होंने क्या प्रोसेस यूज किया एक स्कूल के अंदर एक कमेटी ने।
अगर आपको ये सवाल लिखा हुआ आए तो क्या स्टडी डिजाइन सबसे पहले आपके पास चॉइस ऑफ स्टडी डिजाइन नंबर 1 क्या होगा इसके? ग्राउंडेड मैम, ग्राउंडेड सबसे पहले किसने जवाब दिया? सबसे पहले कौन बच्चा बोला था? बेटे मारूंगी नहीं, जवाब सही दिया है इसलिए पूछ रही हूँ। मैम सब साथ ही बोले। अब साथ बोले तो जो भी बच्चे बोले एक्सेलेंट, वेरी वेल डन, क्योंकि आई कम अज कम ऑन बिहाफ ऑफ यू 4-5 आई कैन से दैट यू आर विद मी। जो मैं क्लास जितनी की अभी तक मैंने पढ़ाया है, आई एम सो हैप्पी, और मैं एंड आई प्रे एंड आई विश कि जो बाकी लोग सुन भी रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो वो भी कुछ। जी बेटे इकरा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? यू वांट टू ड्रॉ समथिंग ऑन द नो मैम, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर लिखना चाह रही थी कि बाद में भी याद है। अच्छा ठीक है, ओके, तो आप अपने पास लिख लो इसको कि ये ग्राउंडेड बेसिकली। देखो ना क्यों। अच्छा अब मुझे बताओ, आप जिन्होंने जवाब दिया बच्चों, किस चीज से आपको लगा कि ये ग्राउंडेड थ्योरी है? मैम प्रोसेस से। मैम प्रोसेस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा अब देखो, और एक और एग्जांपल देखो, वो 2 जनरल था, अब ये 2 फोकस्ड है। ये क्या कहता है? हाउ डिड द कमेटी मेक अ करिकुलम डिसीजन अबाउट अ कोर्स ऑन द एनवायरमेंट? अब ये इसके ऊपर कमेंट करो ना बेटे, ये कैसा सवाल हो रहा है? कह तो रहा है 2 फोकस्ड, उसने क्या दिया, लेकिन आप कमेंट करो कैसे फोकस्ड है, ज्यादा फोकस्ड कैसे है, ये सवाल इस पे कमेंट करो आप लोग। मैम उन्होंने इन्वायरमेंट पे फोकस कर दिया है, इन्वायरमेंटल कोर्स पे, तो अगर वो इसके ऊपर फोकस ना करें तो वो और भी चीजों के बारे में कोर्स जो है उसके बारे में डिसीजन कर सकते हैं। कौन बच्चा बोल रहे? मैम सदफ। अदब बेटे, शाबाश बेटे, एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्योंकि देखो बेटे, आप लोग देखो कि अभी फोकस क्या है कि अगर एक कमेटी है जो करिकुलम बना ही रही है और कोर्स के बाद, तो व्हाई ओनली एनवायरमेंट? why aren't they taking all the courses which are being taught in the school? तो वो कहते हैं कि उसको improve कैसे किया, कि what is the process of curriculum committee in making decision about all the courses? Why specifically only environment? Why not rest of the courses as well? सब courses की बात करने की जरूरत है। Are both the CRs with me today? बेटे माजिबीन, आप और अरूज दोनों आप लोग हो मेरे साथ? यस मैम। यस मैम। बेटा आई वुड लाइक यू बोथ ऑफ यू, एक जिम्मेदारी थोड़ी सी आप दोनों को दे रही हूँ। आई एम श्योर कि मेरे साथ मुझे फीलिंग है आज की क्लास के बाद खास तौर पे, एंड आई रियली हेट दिस फीलिंग, क्योंकि मुझे बड़ा जोम था कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो मुझे आज बड़ी आई हैव अ वेरी बैड फीलिंग कि मेरे बार बार पूछने के बावजूद the class has not responded. So when we are over with the class, when we are done with the class, तो आप अपनी respective classes से पूछो कि are we having any problem as far as the understanding of the subject is concerned? Am I going fast? Am I being difficult in delivering the lecture or using the language, or is there any problem on my part? जो उनको अगर नहीं समझ आ रहा तो आई वुड रियली लाइक टू नो, बिकॉज अभी भी हम थोड़ा सा आगे गए हैं, आगे चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, एंड आई एम नॉट एट ईज, आई एम नॉट कंफर्टेबल कि क्लास में सिर्फ 5-6 बच्चे, माशाल्लाह 20+ की क्लास है, और अगर 4-5 बच्चे क्लास में बोल रहे हैं तो आई एम नॉट हैप्पी। मुझे तो आप लोगों की इस तरह की तो आदत नहीं है। आप लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, आई रिमेम्बर, मतलब सारे नहीं तो 70-80% तो करते थे। इफ यू डू नॉट डू आस्क देम प्लीज, इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, और दे अगर तो वो बहुत थके होते हैं आफ्टर देयर जॉब्स और समथिंग, दैट्स बिसाइड द पॉइंट, लेकिन अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही या मेरी तरफ से उनको कोई है कोई, इफ दे हैव एनी कंसर्न, तो डू शेयर इट विद मी। अगर मुझसे नहीं करते तो आपसे करें, आप दोनों प्लीज मुझे कम्युनिकेट करो ताकि हम चीजों को इम्प्रूव करें। मुझे ऐसे क्लास लेने का बिल्कुल मजा नहीं आता कि मैं अकेले बोल रही हूँ और 3-4 लोग बोल रहे हैं। इन सबसे आप कम्युनिकेट करें, पूरी क्लास, मतलब सबका मतलब हुआ बेटे आपने ना दोनों बच्चों ने, सॉरी मैं आप दोनों को ये कैडेड काम दे रही हूँ, लेकिन आपने दोनों अपनी सारी क्लास को, नॉट लीविंग इवन वन स्टूडेंट, सबको ऑन बोर्ड लेके सबसे पूछें कि इज देयर एनी इशू,
as far as this is concerned, this subject? जी मैम श्योर ऐसा कोई मसला है तो do communicate, do share it with me. जी मैम क्या बेटे? श्योर मैम ओके, ठीक हो गया जी. सो थर्ड जो है अब आप देखिए, ये टू जनरल था, ये टू फोकस हो गया. क्यों? आपको एग्जांपल आपको नजर आ रही है और आपने ही आंसर किया, मैंने नहीं आंसर किया. टू लेडन विद assumptions. मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे स्टेटमेंट्स, हमारे क्वेश्चंस, हमारी लैंग्वेज, हमारे फ्रेजेस जो एज फार एज क्वालिटेटिव इज कंसर्न, हमें बिल्कुल न्यूट्रल सवाल बनाने हैं, हमें न्यूट्रल जुमले रखने. हमने अपने पढ़ने वाले को, हमने अपने रिस्पोंडेंट को किसी डायरेक्शन में लीड नहीं करना है. सवाल क्या है? हाउ डिड द करिकुलम कमेटी एड्रेस इट्स एलियनेशन फ्रॉम द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन? एक करिकुलम कमेटी है, एक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है. सो हाउ डिड द करिकुलम कमेटी एड्रेस इट्स एलियनेशन फ्रॉम द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन? क्या पहले तो मुझे बताएं कि सवाल समझ आया सबको? अगर नहीं समझ आया तो मैं इसको समझा देती हूँ. एक कोई कॉलेज है, उसके अंदर एक कॉलेज कमेटी है और एक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है. तो वो कहता है कि किस तरह कॉलेज कमेटी इस चीज को एड्रेस करती है कि वो एक अलग साइलो में, एक अलग जगह पे काम कर रही है, अपने आइसोलेटेड. एलियनेशन का मतलब है कि बिल्कुल अलग थलग होना, एक बिल्कुल एक अलग से रहना, अलग होना एक बिल्कुल. और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से है. तो वो इस चीज को मतलब कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर रही है? आप इस पे कमेंट करें कि ये कैसे, आपको ये इसमें क्या क्या चीज ऐसी है कि जो बहुत आप पहले से पढ़ने वाले को एक तरफ गाइड लीड कर रही है, मिसलीड कर रही है बल्कि. देखिए मुझे तो पढ़ के एलिनेशन वर्ड जो है मैम. यस मैम. जी बोले बोले बेटे, आप बोले जैसे भी समझ आ रहा है बोले, फिर देन मैं आपको इसमें ऐड करूंगी फर्दर. मैम एलिनेशन वर्ड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है कि सेपरेशन का. बेटे थोड़ा सा नहीं दे रहा, वो बहुत ज्यादा दे रहा है. कि देखिए एलियनेशन का तो ये मतलब हो गया ना कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है मैम. एडमिनिस्ट्रेशन टोटली डिफरेंट है, कमेटी अलग काम कर रही है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. एग्जैक्टली एक्सीलेंट. कि वो एक ही एनवायरनमेंट के अंदर दो लोग अलग अलग, उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं. अब एलियनेशन का मतलब है कि एक ग्रुप जो है वो अलग काम कर रहा है और दूसरा उनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है. तो आप इस तरह की चीज क्यों लिख रहे हैं कि जो पढ़ने वाले को पहले ही एक डायरेक्शन में मिसलीड कर रही है, रादर देन आप ये क्यों नहीं लिखते कि सॉरी कि व्हाट वाज द रोल या व्हाट इज द रोल ऑफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन करिकुलम कमेटी डिलिब्रेशन, या what was the role of college administration as far as the curriculum development was concerned, या in curriculum development by the curriculum committee. आप रोल के अंदर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. आपने एक नॉन लीडिंग एक लफ्ज लिख दिया वजह इसकी कि आप एलियनेशन लिख रहे हैं. एक प्रोसेस हो रहा है. अब देखिए सब में प्रोसेस है, तो इसमें सब में ग्राउंडेड थ्योरी आ रही है. आपने एलियनेशन की जगह लिख दिया कि रोल ऑफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किस चीज के अंदर, इन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट बाय द करिकुलम कमेटी. तो वो एक बेहतर सवाल बन गया रादर देन कि आप लीडिंग क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें आप अपने रीडर्स को और आप अपने जो बाकी लोग हैं रिसर्चर्स, उनको आप एक डायरेक्शन में कि नहीं इधर कोई है, प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिविटी है इसके अंदर. ये एग्जांपल्स आपको समझ आई कुछ थोड़ी सी? यस मैम. आपने जो अपनी स्टेटमेंट, यस मैम. अब वही जो मैंने आपको एक, अब देखिए अब आपने क्या क्या टाइप्स पढ़ ली, सेंट्रल क्वेश्चन और ग्रांड टूअर क्वेश्चन या सब क्वेश्चंस. एक ये टाइप पढ़ी, फिर आपने एक पढ़ी इशू क्वेश्चंस, टॉपिकल क्वेश्चंस या प्रोसीजरल क्वेश्चन. ये दो टाइप्स हो गई और यही सेंट्रल क्वेश्चन और सब. और यहाँ पर आपने पढ़े कि क्वेश्चन ना बहुत ब्रॉड होने चाहिए, ना बहुत नैरो होने चाहिए, और ना बहुत उसके अंदर लीडिंग जो वर्ड्स हैं वो भी उनके अंदर नहीं होने चाहिए. अब ये देखें कि अब सेंट्रल क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा व्हाट इज सेल्फ एस्टीम फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स. अच्छा इस सवाल को देख के कोई स्टडी डिजाइन दिमाग में आता है? कोई भी स्टडी डिजाइन? मैम स्कूल हाई स्कूल चिल्ड्रन एक कोहॉर्ट है. ठीक है, तो उसको लेके क्या करेंगे? मैम उसमें आपका एथनोग्राफी वाला आता है. मैम एथनोग्राफी. और मैम फिनोमेनोलॉजिकल भी हो सकता है कि करंटली अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो व्हाट इज देखना चाह रहे हैं. ठीक है ठीक है
ठीक है, सेल्फ एस्टीम को लेके कर सकते हैं हम कि ठीक है, ऑफ कोर्स ले क्या सकते मैम हैं। डेटा कलेक्ट कर सकते हैं करंटली जो है थोड़ा सा पहले हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनका सेल्फ एस्टीम कैसा है? ठीक है, फिनोमिनोलॉजी, उसको फिनोमेना लेके सेल्फ एस्टीम। और अब आप ये देखिए कि मैंने आपको कहा था कि सोशियो इकोलॉजिकल को के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको लेते हुए आप सब क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन है, उधर आप इसके अंदर कोई और लोगों को डिफरेंट लेवल्स जो सोशियो इकोलॉजिकल के वो भी डालें, तो आपके वो सारे सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। चाहे आप उसमें मीडिया को ले आए, कल्चर को ले आए, जो और जो डिफरेंट जो चीजें रिलेटेड टू योर टॉपिक, सेल्फ एस्टीम को लेकर अगर आप करना चाहते हैं, ये सेंट्रल क्वेश्चन है। और ये अब ये देखें, ये भी इनकम्प्लीट है। हालांकि सेल्फ एस्टीम फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन कोई जगह भी होनी चाहिए थी। कहाँ की हाई स्कूल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, देखे ना, सेल्फ एस्टीम हो गया सेंट्रल फिनोमेना, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो गया आपकी स्टडी पॉपुलेशन, लेकिन स्टडी सेटिंग नहीं दी गई। हाई स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल की तो बात हो रही है लेकिन स्टडी सेटिंग नहीं है। यहाँ बताना तो चाहिए कि कहाँ पर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिसिंग है यहाँ पर। लेकिन ये देखिए कि ये इसके सब क्वेश्चंस हैं वही वाले कि जो सोशियो इकोलॉजिकल के डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनको लेकर इसने सब क्वेश्चंस बनाए। अच्छा, इनको अभी रिसर्च क्वेश्चंस, कुछ एक क्वेश्चन जो है जैसे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हो, मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया था कि आप अपनी पर्पस स्टेटमेंट के अंदर कुछ में एक्सप्लोर लगा सकते हैं, कुछ में एक्सप्लेन लगा सकते हैं, कुछ में डिस्क्राइब लगा सकते हैं। एमेंसिपेटरी को छोड़ दे, अभी इसके ऊपर नहीं, जब हम स्टडी डिजाइन के ऊपर आएंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह वन बाय वन बताऊंगी कि ये वाले आप कहाँ, ये आपको काफी हद तक इन्वेस्टिगेट का लफ्ज आमतौर पे हम एज सच क्वालिटेटिव के अंदर नहीं लगा रहे थे, हम ये एक्सप्लोर और एक्सप्लेन और डिस्क्राइब और डेवलप और जनरेट और इस तरह की चीजें हम ये लगा रहे थे। इंगेज इन सोशल एक्शन, ये मैं आपसे इंशाल्लाह वंस विल बी कमिंग टू द स्टडी डिजाइन्स, तो वहां पर हम जाके ये बात करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। हम ऑलमोस्ट आगे तकरीबन एंड ऑफ द लेक्चर की तरफ जा रहे हैं कि क्या आपने हमने क्वांटिफाई नहीं करना, हमने नंबर्स नहीं देने, हमने स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर हम नहीं दे रहे। हम लोगों की परसेप्शंस, उनके पर्सपेक्टिव्स को, उनके एक्शंस को, उनके इंटरैक्शंस को, डिफरेंट जो है, चाहे वो प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर उसको हम जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। ये बेसिकली वो बताया कि किस चीज़ को आप देखते हैं एज फार एज क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न। फिर जिस तरह क्वांटिटेटिव के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरह क्वालिटेटिव के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप जब अपनी क्वालिटेटिव का डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्या आपने एक वक्त में डेटा कलेक्ट करना है। जैसे एक होती है आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और फिर आपकी एक होती है कि जब आप डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे आपके जो कंट्रोल ट्रायल होते हैं उसमें आप बिफोर द इंटरवेंशन एक दफ़ा डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप इंटरवेंशन देते हैं, फिर आप इंटरवेंशन के बाद डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप या कोहॉर्ट में भी आप इस तरह लॉन्ग टर्म आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, या इंटरवेंशन स्टडीज में भी आप डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम के ऊपर डेटा कलेक्ट। तो इसी तरह क्वालिटेटिव के अंदर भी एट टाइम्स एज पार्ट ऑफ मिक्स्ड मेथड स्टडीज, जैसे कुछ स्टूडेंट हमारे अभी भी बच्चे, खैर वो तो वन पॉइंट में कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई रिसर्चर जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टडी करे जिसमें वो मिक्स मेथड स्टडी करे, तो उसके अंदर भी वो क्या है कि मैंने एक तरफ जो क्वांटिटेटिव मेरा चंक है उसमें मैं इंटरवेंशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें मैं क्या करूँगी कि इंटरवेंशन देने से पहले मैं किसी स्केल के साथ कोई वैलिडेटेड टूल लेके मैं उसका क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करूंगी और उस पे उसके लिव्ड एक्सपीरियंसेस, फॉर एग्जांपल फिनोमेनोलॉजी से उसका लिव्ड एक्सपीरियंसेस ले लूंगी। उसके बाद आपने उसको इंटरवेंशन दी और 2 महीना इंतजार किया, 2 महीने इंतजार किया, उसके बाद फिर आपने उसका स्केल के साथ क्वांटिटेटिवली फिर आपने डेटा कलेक्ट किया और फिर आपने क्वालिटेटिवली भी उसके लिव्ड एक्सपीरियंसेस आफ्टर द इंटरवेंशन भी आपने उसके लिए। सो जिस तरह आप क्वांटिटेटिव के अंदर डेटा वन पॉइंट इन टाइम भी ले सकते हैं क्रॉस सेक्शनल, और आप डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे भी ले सकते हैं, इसी तरह क्वालिटेटिव डेटा भी आप डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे ले सकते हैं। लेकिन आपको ये जहन में रखना है कि अगर आपको सेम पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना है तो फिर योर पॉपुलेशन हैज टू बी स्टेबल। जैसे आपने अपनी एपिडेमियोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है, आगे पीछे भी आपने पढ़ा है कि आपको एट्रिशन के प्रॉब्लम्स ना हो, लॉस टू फॉलो आपको आपने देखना है कि अगर वही वही रिस्पॉन्डेंट्स आपने लेने हैं जिनसे अभी आपने डेटा लिया और 2 महीने बाद फिर जाके आपने उनसे
इंटरव्यू लेने होंगे, तो क्या वो स्टेबल पॉपुलेशन है, कोई इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन वो वाले इश्यूज तो नहीं है, तो वो फिर आपकी स्टेबल पॉपुलेशन हो अगर डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। बेटा नया नहीं लेना, जो चीज़ घर पड़ी है ना उसी को यूज़ कर ले पहले। क्या कर रही हो? I think boys have left the class, all of them. Can't see any single boy who has joined. रोज बेटे बाकी क्लासेस में भी इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है कि इट इज स्पेसिफिकली विद माय क्लास? मैम ऐसे ही होता है कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद फिर बस इतने ही स्टूडेंट्स रह जाते हैं। लेकिन एज फार एज बेटे ये जो क्लास पार्टिसिपेशन या बिल्कुल खामोश है, एंड आई एम सो डिस्टर्ब सीरियसली स्पीकिंग कि यू ऑल ऑफ यू नो मी कि मैं इंटरेक्शन के बगैर क्लास लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई रियली वांट पीपल टू स्पीक। लड़के बिल्कुल नहीं बोलते और मुझे आई एम सो कंसर्न्ड बिकॉज टुडे वी हैड अ मीटिंग इन द डिपार्टमेंट एंड वी वर डिस्कसिंग कि हमारा एग्जाम आएगा अभी थोड़े दिनों में, तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन देयर एग्जाम? मैम मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। आप पता है बेटे बात सारी है कि आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू Yes, कन्वे ma'am. कि Yes, मुझे ma'am, of अपने लिए नहीं है, आई एम कंसर्न फॉर देम कि अगर उनको कोई चीज नहीं समझ आ रही एंड देयर शाय और देयर रिलक्टेंट कि हम कैसे पूछे, लोग सब बाकी क्या कहेंगे कि हम ये चीज भी हमें नहीं समझ आ रही, तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी शुड गेट ओवर दीज थिंग्स। हम बहुत बड़े हो गए हैं इन चीजों से कि लोग बाकी क्या कहेंगे, हमें अपने काम से करना चाहिए काम। हमें मैं जब आपको बार बार कह रही हूँ कि आप मुझसे 10 दफा पूछे तो दूसरा जो मर्जी सोचता रहे, टीचर आपको कह रहा है कि आप मुझसे पूछे तो तीसरा चौथा बंदा जो मर्जी सोचे, इट शुडंट बी बॉदरिंग देम। उनको कहे कि मेरी तरफ से तो कोई, मैं तो आपको बार बार कहती हूँ कि आप मुझसे पूछे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सबसे ज्यादा उनका लॉस है और मुझे भी अफसोस होगा कि इतना टाइम उनका भी वेस्ट हुआ, मैंने भी लगाया, तो फिर अगर रिजल्ट बुरा ही आ रहा है तो फायदा क्या होगा? ठीक है बेटे, ये जरूर आपने बात करनी जी है मैम जी और sure, ma'am. मुझे भी इनको भी कहना है कि वो भी अपने बैच से जरूर पूछे। ठीक है मैम। अच्छा जी, ठीक है। सो ये जो टाइम ड्यूरेशन की आपसे बात कर ली कि वन टाइम पे डेटा कलेक्ट होगा कि डिफरेंट टाइम पॉइंट इन टाइम के ऊपर डेटा कलेक्ट होगा, ये भी आपने इसमें देख लेना, ठीक है। ओके, सो यूनिट ऑफ एनालिसिस एक और चीज है, बस अब आपका लेक्चर तकरीबन खत्म होने वाला है। यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या चीज होती है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस बेसिकली क्या है कि जिस लेवल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, आप अल्टीमेटली आप कौन से उस लेवल से डेटा कलेक्ट करें। देखिए, अगर तो आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो कि सेंसिटिव टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आपने डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है, आपने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है, आपने फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ये जो मेरे जहन में जो दो टॉपिक्स आ रहे हैं कि अब मेन, तो ये लोग नहीं चाहेंगे, रिस्पोंडेंट्स नहीं चाहेंगे कि ग्रुप में बैठ के बात करें। वहां पर आप एज ए रिसर्चर आप बैठेंगे और रिस्पोंडेंट एक आपके सामने बैठा होगा और आप कलेक्ट करेंगे डेटा। वहां आपका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो डेटा आप उनसे एक्सट्रैक्ट करें और आपका एनालिसिस होगा एक इंडिविजुअल, वहां आप उस एक इंडिविजुअल से डेटा करें। जहां पर कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ सोशल टॉपिक्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि गर्मियों में लोड शेडिंग कितनी ज्यादा होती है,
या हमारे हाँ एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है, या लोग जो है वो उनके हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स क्या हैं, या कोविड के अंदर लोगों ने जो है हेल्थ प्रैक्टिसेस उनकी क्या रही हैं। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग ग्रुप में बैठ के बात नहीं कर सकते। इसमें पीपल वुडंट शाय वे विद दीज थिंग्स कि जी हम कैसे बात करें, क्योंकि एक जनरल बात हो रही है, किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे आप। तो उस सूरत में आप ये ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप वहाँ आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस हो जाएगा एक ग्रुप। तो डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक कि आप और आप एंड ऑल ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके रिस्पोंडेंट्स कहाँ कंफर्टेबल हैं। अगर तो वो सिंगल लेवल के ऊपर 1 to 1 करना चाहते हैं तो फिर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस हो जाएगा कि वो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। और अगर आप जो है वो ऐसा टॉपिक है जो ग्रुप में, तो वहां आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना। सो वो ग्रुप भी हो सकता है और वो सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब एक जो चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कोप है और रिसोर्सेज हैं और ये सारी चीजें इस एक ही के अंदर मैं करूंगी कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो मैंने शुरू में भी बताई थी, जो हमने टाइटल सिलेक्शन में भी हमने बात की थी, कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स आपकी इंटरेस्ट है एक टॉपिक के अंदर, और आपको अपने रिसोर्सेज का, अपने टाइम का, अपनी स्किल का, जिसके साथ आपने रिसर्च करनी है उसकी स्किल का, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। ये ना हो कि आप क्वांटिटी के पीछे अपनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को जो है वो अफेक्ट करे। आपकी रिसर्च बेशक छोटी क्वांटिटी की हो, बट इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जब वो रिसर्च पढ़ते हैं तो वो 4th सेमेस्टर में आके कहते हैं कि जी हम मिक्स मेथड करेंगे, हम क्वांटिटेटिव भी करेंगे और क्वालिटेटिव भी। तो जब आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। तो अपने स्कोप को बेशक कम रखें। स्कोप आपका मतलब कि आप अपने लेवल को बहुत बढ़ा रहे हैं, लेवल जरूर बढ़ाएं, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली देखते हुए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ, व्हाट इज द लेवल ऑफ रिसोर्सेज एट योर हैंड। अगर आपके पास टाइम कम है, रिसोर्सेज, मैन पावर, मटेरियल, मनी, ये चीजें आपके पास कम है, तो आप अपना स्कोप ऑफ स्टडी को कम रखें, फिर ये आपकी गुड क्वालिटी रिसर्च हो। क्वांटिटी को कम रखें ताकि क्वालिटी बेहतर। तो कॉम्प्रोमाइज ना करें क्वालिटी के ऊपर, थोड़ी चीज करें लेकिन उसको अच्छा करें, अपने रिसोर्सेज को जहन में रखें, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लेवल ऑफ एनालिसिस है। लेवल ऑफ एनालिसिस कि आप अल्टीमेटली बेसिकली, ये मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी कि जब आप ये रिसर्च कर लेते हैं तो उसको आप, जैसे मैं आपको ये कह रही थी जब शुरू में मैंने आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के डिफरेंसेस बताए थे कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम जो है इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइजेबिलिटी कभी भी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर नहीं की जाती। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हम इसको कंसेप्चुअली जनरलाइज करते हैं, हम इसको स्टेटिस्टिकली कभी भी जनरलाइज नहीं करते। मैं ये बात आपको डिटेल के अंदर जरूर समझाऊंगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव के अंदर तो हमेशा ये कहते हैं कि जी हम एक प्रेवलेंस लेके हम ऐसा सैंपल निकालते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो हमारी पॉपुलेशन का, ताकि जब हमारे रिजल्ट्स आए तो हम उनको जनरलाइज कर सकें पॉपुलेशन के ऊपर। लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर हम नॉन पर्पसिव सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम जो है वो पर्पसिव सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। नॉन, हमारी जो है रैंडम सैंपल हमारा नहीं होता। ठीक है, सिंपल रैंडम या जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं, हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और उसके अंदर ज्यादातर हम अपनी पर्पसिव या स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। तो वहां पर जनरलाइजेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो हम स्टेटिस्टिकली जनरलाइज नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हाँ, ये जो हमने रिसर्च अपने 8, 9, 10 इंडिविजुअल्स पे की, इस ग्रुप ऑफ पीपल पे, इससे जो हमने रिजल्ट्स निकाले वो इससे मिलती जुलती जो चीजें हैं वो हम ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये हम कहीं मुल्क में कहीं और रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटिस्टिकली हम नहीं अप्लाई कर सकते, स्टेटिस्टिकली हम जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स तो मिल सकते हैं, लेकिन ये फिगर्स और ये नंबर्स 8 में से 7 ने ये कहा और 6 ने ये नहीं कहा और 5 ने, ये चीज हम जनरलाइज नहीं करते, क्योंकि हमारी रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, हमने पर्पसिव सैम्पलिंग की है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, और जनरलाइजेबिलिटी हमारा एम नहीं। ठीक है, ओके। बाकी और चीजें जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर ये कि ऑफ कोर्स जो वही मैंने जो आपको अभी बताया कि जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उसमें आप ग्रुप्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, उस पर आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात करते हैं, और जो नॉन सेंसिटिव जो सोशल इश्यूज होते हैं, जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर आप ग्रुप के अंदर बैठ के बात कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ये सारी यही बात मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इसमें कोई ऐसी चीज
ये वो स्कोप की बात की है कि आपके पास कितना टाइम है, कितने रिसोर्सेज हैं और आपका तो कितना आप स्कोप रखेंगे ताकि आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्वालिटी को किसी सूरत में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी ये आपका बेसिकली इस तरीके से आप बेसिकली कि जब आप अपना एक क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हाट आर द लिव्ड एक्सपीरियंसेस, तो वो आपका एक ग्रांट टूर या सेंट्रल क्वेश्चन होता है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि जब आपका रिस्पोंडेंट जवाब देना शुरू करता है तो उसके जवाबों में से क्वेश्चंस निकलते चले जाते हैं। और जैसे फनल होता है ना, आपने फनल देखा है कि फनल ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से, आई एम श्योर कि जब केमिस्ट्री लैब्स में बायोकेमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो फनल की शेप आपको याद होगी कि ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से वो बिल्कुल नैरो हो जाता है। तो ग्रैंड टूर क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो हर चीज को अपने अंदर इनकम्पस किए हुए होता है और उसको आहिस्ता 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 अपने रिस्पोंडेंट्स के जवाबों के साथ नैरो करते 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 आप उसको जो है वो बिल्कुल पिन पॉइंटिंगली आंसर्स के ऊपर आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो फिर इंशाल्लाह जब हम अगला हम अपना जो कल लेक्चर नेक्स्ट शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन और किस तरह डेटा कलेक्शन और कैसे आप वो करते हैं, वो मैं फिर इंशाल्लाह आपको वो बताऊंगी कि वो आप कैसे करते हैं। अच्छा, हाउ डू यू चूज व्हाट और व्हाट टू स्टडी, खैर इसको छोड़ दें। किस किस तरीके से, ऑफ कोर्स आप ह्यूमंस से डेटा, ये मैं अब आप अगले लेक्चर का बेसिकली एक इंट्रो है कि आप ह्यूमन से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो उसमें आप इंटरव्यूज कर सकते हैं, ग्रुप्स के अंदर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस के साथ आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और नॉन ह्यूमन सोर्सेज भी बहुत है, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव के अंदर तो आप सिर्फ क्वेश्चनेयर्स के साथ डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर आप ना सिर्फ इंटरव्यू कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर डिस्कशंस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, बल्कि आप उसके अलावा आप जो कोई उनकी डायरी है, कोई उनका जर्नल है, कोई आर्टिकल है, कोई पीस ऑफ न्यूज़पेपर है, कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ठीक है, कोई करिकुलम, कोई टेक्स्ट बुक, कोई नॉवल उससे टॉपिक से रिलेटेड, कोई रेनाउंड, कोई ड्रामा, कोई पीस ऑफ पोइट्री, कोई थिएटर रेनाउंड, कोई फेमस, कोई भी चीज कैन बी अ पार्ट ऑफ योर डेटा क्वालिटेटिव के अंदर, ठीक है, प्रोवाइडेड कि इट इज वेरी मच, इट शुड बी रेलेवेंट। कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है उससे रिलेटेड रिस्पोंडेंट के पास, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना, कोई पेंटिंग, कोई फोटोग्राफ है, इवन अ ड्राइड फ्लावर उसकी डायरी के अंदर, उसके जर्नल के अंदर, प्रोवाइडेड कि इट्स रेलेवेंट टू द टॉपिक यू आर डिस्कसिंग, यू आर एक्सप्लोरिंग विद योर रिस्पोंडेंट। एक ड्राइड फ्लावर कैन बी ऑफ रिलेटिव इम्पोर्टेंस, वो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस हो सकती है एज पीस ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मेथड जो है, ये नॉन ह्यूमन मेथड जो है डेटा कलेक्शन के हो सकते हैं और हर एक की अपनी जगह एक वैल्यू है। जब आप स्टडीज डिजाइन मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि तो फिर आपको बड़ा याद आएगा कि जब हमने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कलर्स की और नंबर्स की और डेज की और हर चीज की कैसे हम सिंबलाइज करते थे, वहां पर आप उसको रिलेट करेंगे वो सारी सोशल थिंग्स को उनके साथ। तो ये सारे मेथड जो है इनके साथ आप डेटा बेसिकली कलेक्ट कर सकें, इंटरनेट से कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है, ये एनालिसिस ऑफ डेटा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। आई थिंक दिस इज योर लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर एंड ये नहीं, ये इसको नहीं पढ़ने की जरूरत बिल्कुल, ये आपका एक ऑल टुगेदर एक अलग लेक्चर है, ठीक है। इस तरीके से आपका बेसिकली डेटा कलेक्ट होता है। ये देखिए कि बहुत सारे, जब आपने डेटा अपना इंटरव्यू लेते हैं तो कितने सारे पेजेस होते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको आप एक्सट्रैक्ट कर करके आखिर में इतना सा डेटा आपका रह जाता है जिसमें आपकी 4, 5, 6 लाइनें रह जाती हैं, 10, 12, 8, 9, 10 सफ़ों से 4, 5, 6 लाइनें रह जाती हैं। तो इस तरह आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च का, ठीक है ना। तो कहने को कि 8, 9, 10 इंटरव्यूज हैं वो सुनने में लगता है कि शायद बहुत है, लेकिन उस डेटा को लाके सुनना, इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो उतनी एफर्ट है, शायद थोड़ी सी ज़्यादा ही हो, एफर्ट ज़्यादा होती है। तो लेक्चर आज का ये वाला ख़त्म हो गया। कोई चीज़ आप पूछना चाहें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, लेक्चर आपके पास है, फिर भी जाके पढ़ें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो प्लीज़ मुझसे पूछें। नेक्स्ट टाइम हम मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इंशाल्लाह शुरू करेंगे। लेक्चर ख़त्म होने का ये मतलब नहीं है कि हमारा डिज़ाइनिंग क्वालिटेटिव स्टडी या डिज़ाइनिंग क्वालिटेटिव रिसर्च ख़त्म हो गया, हमारा सिर्फ ये वाला लेक्चर ख़त्म हो। जब डिज़ाइनिंग का क्वालिटेटिव रिसर्च का टॉपिक ख़त्म होगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये डिज़ाइनिंग का क्वालिटेटिव रिसर्च कहाँ ख़त्म होगा। ठीक है जी, अब कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कुछ आपकी कोई कमेंट, कोई आप सजेशन देना चाहें, कोई क्वेरी, एनीथिंग?